नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हमारी प्रिय लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है खोखली रस्में और वाचन कर रही हूँ मैं, अपर्णा रमेश। मालती जी के लिए किसी परिचय की तो आवश्यकता है ही नहीं। हम सभी उनको इतनी अच्छी तरह से जानते हैं जैसे वो हमारे घर की कोई फैमिली मेंबर ही हो। उनकी लिखी हुई कहानियों का परिवेश हमारे घर और आस पड़ोस का ही होता है और उनके पात्र हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, इसलिए उनकी कहानियाँ हमें बड़ी अपनी सी लगती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खोखली रस्में। ओह, यह एक साल लम्बे लम्बे की कसक ताज़ा हो उठती है। आस पड़ोस, घर, खानदान, कोई तो ऐसा नहीं रहा जिसने मुझे बुरा भला न कहा हो। मैंने आधुनिकता के आवेश में अपनी बेटी का जीवन खतरे के गर्त में धकेल दिया था। रुपए का मुंह देखकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया था और गौने की परंपरा को तोड़कर खानदान की मर्यादा भी तोड़ डाली थी। इस अपराधिनी की सब आलोचना कर रहे थे, परंतु अंधविश्वास की अंधेरी खाइयों को पाट कर आज मेरी बेटी जिंदा लौट रही है। अपराधिनी को सजा के बदले पुरस्कार मिला है, अपने नवासे के रूप में। खोखली रस्मों का अस्तित्व नगण्य बनकर रह गया। कशमकश के वे क्षण मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने प्रताड़नाओं के बावजूद खोखली रस्मों के दायरे को खंडित किया था। मैं रसोई में थी। यह पंडित जी का संदेश लाए थे। सुनते ही मेरे अंदर का क्रोध चेहरे पर छलक पड़ा था। दाल को बघार लगाते हुए तनिक घूमकर मैं बोली थी, देखो जी, गौने आदि का झमेला मैं नहीं होने दूंगी। जो जो करना है शादी के समय ही कर डालिए। लड़की की विदाई शादी के समय ही होगी। अजीब बेवकूफ़ी है। यह तमतमा उठे। जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, तुम उसे क्यों नहीं मानोगी? हमारे यहाँ शादी में विदाई करना फलता नहीं है, सब फलेगा। करके तो देखिए। मैंने पतीले का पानी गैस पर रख दिया था और जल्दी जल्दी चावल निकाल रही थी। जरूर फलेगा, क्योंकि तुम्हारा कहा झूठ तो हो ही नहीं सकता ना। जी हाँ, इसीलिए व्यंग का जवाब व्यंग्यात्मक लहजे में ही मैंने दे दिया, क्योंकि अब हमारी ऐसी औकात नहीं है कि गौने के पचड़े में पड़कर 80-90 हजार का खून करे। सीधे से ब्याह कीजिए और जो लेना देना हो एक ही बार में ले देकर छुट्टी करिए। मैंने अपनी नजरें थाली पर टिका दी और उंगलियां तेजी से चावल साफ करने लगी, कुछ ऐसे जैसे मैं परंपरा के नाम पर कुरीतियों को साफ कर हटाने पर तुली हुई थी। एक ही विषय को लेकर साल भर तक हम दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ा रहा। यह परंपरा और मर्यादा के नाम पर झूठी वाहवाही लूटना चाहते थे। विवाह के साल भर बाद गौने की रस्म होती है और यह रस्म किसी बारात पर होने वाले खर्च से कम में नहीं हो पाती। मैं इस थोथी रस्म को जड़ से काट डालने को दृढ़ संकल्प थी। क्षणिक स्थिरता के बाद यह बेचारगी से बोले, विमला की माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझू मैं? बात करते हुए मैं बेफर उठी। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? 1 लाख लोन ले लिए। कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर रखे थे, वे भी निकाल लिए। और अब गौने के लिए 80-90 हजार का लटका अलग से रहेगा। तो क्या करूं? इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी जी। नहीं होगा तो 1 बीघा खेती बेच डालूंगा। क्या कहा? खेत बेच डालोगी? लगा किसी ने मेरे सिर पर हथौड़े का प्रहार किया हो। क्षण भर को मैं इज्जत के ऐसे रख रखाव पर सिर धुनती रह गई। तीखे स्वर में बोली, उसके बाद सुधा और रंजना के ब्याह पर क्या करोगे? तुम्हारा और तुम्हारे लाडलों के भविष्य का क्या होगा? तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए 4 बीघा खेत छोड़ गए हैं, जो तुम रस्मों के ढकोसलों में हवन कर लोगे। लेकिन तुम्हारे बेटे किसका खेत बेचकर अपनी मर्यादा की रक्षा करेंगे? सत्य का नंगापन शायद इन्हें दूर तक झकझोर गया था। बुत बने मेरा मुंह ताकते हुए ये सुनते रह गए। फिर तिक्त हंसी हंस पड़े। तुम तो ऐसे कह रही हो विमला की माँ, मानो 4 ही बच्चे तुम्हारे अपने हो और विमला तुम्हारी सौत की बेटी हो। क्यों नहीं, मैं सौतेली माँ ही सही, लेकिन मैं गौना नहीं होने दूंगी। शादी करो तब पूरे खानदान को न्योतो, गौना करो तो फिर पूरे खानदान को बुलाओ। कपड़ा दो, गहना दो या नेग करो, ये करो वो करो। सिर में जितने बाल नहीं हो उनसे ज्यादा कर्ज लेते रहो, लेकिन शान में कमी न होने पाए। इनके होठों पर विवश मुस्कान फैल गई। जब कभी मैं ज्यादा गुस्से में रहती हूँ, इसी तरह बेचारे विवशता से मुस्कुरा देते हैं, मानो कुछ हुआ ही न हो।
इनके होठों की फड़कन कुछ कहने को बेताब थी, परंतु कह न सकी। उठ खड़े हुए और आंगन पार करते हुए कमरे की ओर चले गए। जब से विमला की शादी तय हुई है, शादी संपन्न होने तक यही सिलसिला जारी रहा। यह कंजूसी से ब्याह करके समाज में अपनी तौहीन करवाने को तैयार नहीं थे, और मैं रस्मों के खोखलेपन की खातिर चादर से पैर निकालने को तैयार नहीं थी। गौने की रस्म अलग से करनी ही होगी, सदियों से यही परंपरा रही है। मैं इस थोथेपन में विश्वास करने को तैयार नहीं थी। छोटी ननंद के ब्याह पर ही मैंने यह निर्णय करके गांठ बांधी थी। याद आता है तो दिल कट के रह जाता है। ब्याह पर जो खर्चा हुआ वो तो हुआ ही। साल भर घर पर बिठाकर उसका गौना किया तो 80-90 हजार उसमें फूंक दिए। गौना करवाने आए वर पक्ष के लोगों की तथा खानदान वालों की आवभगत करते करते पैरों में छाले पड़ गए। इस पर भी मुर्गी अपने जान से गई, खाने वालों को मजा ना आया। ऐसी बात हुई, चारों ओर से बदनामी मिली कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हाँ रे, इससे अच्छी साड़ी तो मैं अपने मेहरी को दे देती हूँ। कंजूस मक्खी चूस। तथा इसी से मिलती जुलती असंख्य उपाधियां मिली थी। मुझे विश्वास था कि मैं वर्तमान स्थिति और परिवेश में गौना करने में आने वाली कठिनाइयां बताकर इन्हें मना लूंगी। जल्दी ही मुझे इसमें सफलता भी मिल गई। मेरी सलाह इनके निर्णय में परिवर्तित हो गई, किंतु यह नहीं फलता है कि आशंका से ये उबर नहीं पा रहे थे। विवाह संबंधी खरीद फरोख्त की कार्यवाहियां लगभग पूरी हो चुकी थी। रिश्तेदारों और बारातियों का इंतजार ही शेष था। रिश्तेदारों में सबसे पहले आई इनकी रौबदार और दबंग व्यक्तित्व वाली विधवा मौसी रमा, खानदान भर की सर्वे सर्वा और पूरे गांव की मौसी। दोपहर का समय था। विवाह हेतु खरीदे गए गहने कपड़े एक एक करके मैं मौसी जी को दिखा रही थी। बातों ही बातों में मैंने अपना फैसला भी कह सुनाया। सुनते ही मौसी जी ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। क्रोध से भरकर वे बोली, क्यों नहीं करोगी तुम गौना? दरअसल मौसी जी, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अलग से गौने का खर्चा बर्दाश्त कर सके। मैंने गहनों का बॉक्स बंद करके अलमारी में रख दिया और कपड़े समेटने लगी। अरे वाह, क्यों नहीं है औकात? मौसा जी के आग्ने नेत्र मेरे तन को सेकने लगे। क्या तुम जानती नहीं कि शादी के समय विदाई करना हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता? लेकिन इससे होगा क्या? वर या वधू दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। साल भर के अंदर ही जोड़ा बिछड़ जाता है। मैं तनिक भी नहीं चौंकी। पालतू कुत्ते की तरह पाले गए अंधविश्वासों के प्रति खानदान वालों के इस मोह से मैं पूर्व परिचित थी। अलमारी बंद करके पायताने की ओर बैठते हुए मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा, लेकिन मौसी जी, हमारे खानदान में शादी के समय विदाई करना अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? इसका भी तो कोई कारण अवश्य होगा। हाँ, कारण भी है। तुम्हारे ससुर के चचेरे चाचा की सौतेली बहन हुआ करती थी। विवाह के समय ही उनका गौना कर दिया गया था। दोबारा मायके का मुंह नहीं देख पाई। साल भर की कौन कहे, महीने भर में ही मृत्यु हो गई उसकी। अब क्या कहूँ, सास का ख्याल ना होता तो ठठाकर हंस पड़ती। तर्कशास्त्र की अवैज्ञानिक परिभाषा याद हो आई। किसी घटना की पूर्ववर्ती घटना को उस कार्य का कारण कहते हैं। आज वैज्ञानिक धरातल पर भी यह परिभाषा किसी न किसी रूप में जिंदा है, परंतु मुंह जोरी से कौन छेड़े मधुमक्खियों के छत्ते को। मैं सहज स्वर में बोली, लेकिन मौसी जी, उनसे पहले जो विवाह के समय ही ससुराल जाती थी लड़कियां, क्या उनकी भी मृत्यु हो जाया करती थी? अरे नहीं। अपने दाहिने हाथ का हवा में लहराती हुई मौसी जी बोली, उनके तो नाती पोते भी अब नाना दादा बने हुए हैं। प्रसन्नता का उद्वेग मुझसे संभल न सका। फिर तो कोई बात ही नहीं है, सब ठीक ही हो जाएगा। कैसे नहीं है कोई बात? मौसी जी गुर्राई। गांव भर में हमारे खानदान का नाम इसीलिए लिया जाता है। दूर दूर के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी से भी बढ़ चढ़कर गौना होता है। देखने वाले दीदे फाड़े रह जाते हैं। तेरी फूफी सास के गौने में परिवार के हर लड़की को 2-2 तोले की सोने की जंजीर दी गई थी, और ससुराल वाली लड़कियों को जरी की साड़ी पहनाकर भेजा गया था। तब की बात कुछ और थी मौसी जी। तब हमारी जमींदारी थी। आज तो 2 रोटियों के पीछे खून पसीना एक हो जाता है। एक महीने भर नौकरी से छुट्टी लेकर बैठ जाओ तो खाने के लाले पड़ जाए। फिर गौना का खर्च हम कहाँ से जुटा पाएंगे? मेरी बात को अपना अपमान समझकर मौसी जी तमतमाकर उठ खड़ी हुई। ठीक है, कर लो अपनी बेटी का ब्याह। ना हो तो किसी ऐरे गैरे का हाथ पकड़कर विदा कर दो, सारा खर्चा ही बच जाएगा। आने दे सुधीर को,
अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। जहाँ बहू बेटियों का कानून चले वहाँ ठहरना दूभर है। मौसी जी के नेत्रों से अंगार बरस रहे थे। वे बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ी तो मैं एक बारगी सकते में ही आ गई। मैं लपक कर उनके कमरे में पहुंची। वे अपनी साड़ी तह कर रही थी। साड़ी उनके हाथ से खींचकर याचना भरे स्वर में बोली मैं, मौसी जी, अब तो यूं ही राई का पर्वत बनाने लगी। मेरी क्या बिसात कि मैं कानून चलाऊं। अरे तेरी क्या बिसात नहीं है? ना सास है ना ननद है। खूब मौज कर। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? उनकी आवाज में दुनिया जहान की विवशता सिमट आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लगा किसी ने मेरा सारा खून ही निचोड़ लिया हो। मैं विनम्र स्वर में बोली, मौसी जी, आज तक कभी हम लोगों ने आपकी कोई बात नहीं टाली। मैं हमेशा आपको अपनी सास समझकर आपसे ही सलाह मशवरा करती आई हूँ। फिर भी आप। परंतु मौसी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले आई और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करने लगी। यह शाम को आए। मौसी जी बैठी हुई थी। दोपहर का सारा किस्सा मैंने सुना डाला। मौसी जी का क्रोध सर्वविदित था। ये हारे हुए जुआरी के स्वर में बोले, तब तब क्या? मैं बोली, मौसी जी से 50,000 बतौर कर्जा ले लीजिए और 60-70 हजार चाचा जी से ले लेना। मिला जुला कर किसी तरह कर दो गौना। मैं और क्या कहूँ अब? बेटी मेरी है, उन्हें क्या पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी है? मेरा रोष उमड़ आया। जब बेटी के ब्याह की हर रस्म उन लोगों की इच्छा के अनुसार होगी तो खर्च में भी सहयोग करना उनका फर्ज बनता है। संभवतया मेरे व्यंग को उन्होंने ताड़ लिया था। बिना उत्तर दिए तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गए। रात में भोजन करने के बाद ये और मौसी जी बैठक में चले गए। बच्चे अपने कमरे में जा ही चुके थे। पप्पू को सुलाने के बहाने मैं भी अपने कमरे में आकर पड़ी रही। दिमाग की नसों में भीषण तनाव था। सहसा मैं चौंक पड़ी। मौसी जी का स्वर वातावरण में गूंजा, अरे सुधीर, तेरी बहू कह रही थी कि गौना नहीं होगा। अब बता भला, जब विवाह में विदाई करना हमारे यहाँ फलता ही नहीं, तब भला गौना कैसे नहीं होगा? अब तुमसे क्या छिपाना मौसी। यह स्वर इनका था। मैं सरकारी नौकर जरूर हूँ, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा है कि पहली ही शादी में 1 लाख का कर्जा लेना पड़ गया। 2 और बेटियां ब्याहनी है सो अलग। 20-30 हजार से तो गौना होगा नहीं, और इतने पैसों का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। मौसी जी के मीठे स्वर में कड़वाहट घुल गई। अरे तो क्या बेटी को दफनाने पर ही तुले हो तुम लोग? इससे तो अच्छा है उसका गला ही घोट दो। शादी का भी खर्चा बच जाएगा। अरे नहीं मौसी जी, तुम समझी नहीं। गौना तो मैं करूंगा ही। देखो ना, विवाह से पहले ही मैंने गौने का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगले साल बैसाख में दिन पड़ता है। सच? मौसी जी चहक पड़ी। और नहीं तो क्या। मौसी जी, मैं कह रहा था कि 50,000 रुपए तुम दे दो। 60-70 हजार रुपए मैं चाचा जी से ले लूंगा। कुछ यार दोस्तों से मिल जाएगा। तब ठाट से गौना हो जाएगा। क्या? 50,000 मैं दे दूं? मौसी जी इस तरह उछली मानो चलते चलते पैरों के नीचे सांप आ गया हो। अरे मौसी, खैरात थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं पाई पाई चुका दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन इतने रुपए मैं लाऊंगी कहाँ से? मेरे पास रुपए धरे हैं क्या? अब मेरी आंखें सब बातें सुनते सुनते उल्लास से चमकने लगी। भला मौसी को क्या पता था कि परंपरा की दुहाई उनकी भी परेशानी का कारण बन जाएगी। मैं दम साधे सुन रही थी। इनका स्वर था, अरे मौसी, दाई से कहीं पेट छिपा है? तुम हाथ झाड़ दो तो जमीन पर नोटे की बौछार हो जाए। हर कमरे में चांदी के रुपए गाड़ रखे तुमने। मुझे सब मालूम है। अरे बेटा, मौत के कगार पर खड़े होकर मैं झूठ बोलूंगी? लोग पराई लड़कियों का विवाह करवाते हैं और मैं अपनी पोती के ब्याह पर कंजूसी करूंगी भला? अरे लौटाने की क्या बात है। जैसे मेरा शाम है वैसे तू भी मेरा बेटा है। मेरी हंसी फूट पड़ी। लच्छेदार शब्दों के आवरण में मन की बात छिपाना कोई मौसी जी से सीखे। भला उनकी कंजूसी से कौन ना वाकिफ था। क्षणिक निस्तब्धता के बाद इनकी थकी सी आवाज फिर उभरी, तब तो मौसी जी अब इस परंपरा का गला घोटना ही होगा। ना मैं इतने रुपए का जुगाड़ कर पाऊंगा और ना ही गहने का झंझट रखूंगा। बोलो अब तुम्हारी क्या राय है? ठीक है, जो तुम अच्छा समझो। जाने किस आघात से मौसी जी के आवाज को लकवा मार गया और गोष्ठी समाप्त हो गई। दूसरे दिन चाचा जी का भी सदल बल पदार्पण हुआ। परंपरा और रस्मों के खंडन की बात उन तक पहुंची तो वे भी आग बबूला हो उठे। सुधीर, ये क्या सुन रहा हूं मैं?
मैं भी शहर में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी तुमसे भी ऊंची है, लेकिन हमने कभी अपने पूर्वजों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। तुम लोग लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं चाचा जी, आप गलत समझ रहे, ये बोले थे। गौने के लिए तो मैं खुद ही खूब परेशान हूँ, लेकिन करूँ क्या? आप लोगों की मदद से कुछ हो सकता है। चाचा जी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लटक आया। उनकी परेशानी पर मन ही मन आनंदित होते हुए ये बोले, मैं चाहता था कि यदि आप 80-90 हजार बतौर कर्ज दे देते तो शेष इंतजाम मैं खुद कर लेता और किसी तरह गौना कर ही देता। आप ही के भरोसे बैठा था। मैं जानता हूँ कि आप अपने पूर्वजों की मर्यादा को खंडित नहीं होने देंगे। चाचा जी का तेजस्वी चेहरा सफेद पड़ गया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। थूक निगलते हुए बोले, तुम तो जानती हो कि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। फंड का जो रुपया मिला था उससे मकान बनवा लिया। मेरे पास अब कहाँ है रुपए? चाचा जी की बात सुनते ही ये अपना संतुलन खो बैठे। क्रोधावेश में इनकी मुट्ठियां भिज गई, परंतु तत्काल अपने को संभालते हुए सहज स्वर में बोले, चाचा जी, जब आप लोग एक कौड़ी की सहायता नहीं कर सकते तो फिर सामाजिक मर्यादा और परंपरा के निर्वाह के लिए हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है कि इन खोखली रस्मों के पीछे घर जलाकर तमाशा देखा जाए? मुझ में गौना करने की सामर्थ्य ही नहीं है। इतना कहकर ये चुप हो गए। चाचा जी भी निरुत्तर खड़े रहे। उनके होठों पर मानो ताला पड़ गया था। थोड़ी देर पहले तक जो विमला के परम शुभ चिंतक बने हुए थे, अब अपनी अपनी बगले झांक रहे थे। अब कोई व्यक्ति मेरी बेटी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला नहीं था। आज विमला भरी गोद लिए सही सलामत अपने मायके लौट रही है। अंधविश्वास और खोखली रस्मों की निरर्थकता पाखंड प्रेमियों के मुंह को चिढ़ा रही है। शायद वे भी कुछ ऐसा ही निर्णय लेने वाले हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी खोखली रस्में, मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी, जिसे सुना रही थी मैं, अपर्णा रमेश। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में, इन खोखली रस्मों के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी लाइक और कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।